हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गुजरात सेट के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जी। ऑलरेडी 4 इयर्स के पेपर यानी जो रीसेंट 4 इयर्स हैं 2023, 22, 21, क्योंकि 20 का भी 21 का कुछ तो कंबाइन का था, देन 19 एंड देन अपना 18। ठीक है, तो अभी 4 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। 400 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस जो है बैंक में ऐड हो चुके हैं। अभी बात करेंगे हम 2018 के पेपर की। कंपैरेटिवली क्योंकि पहले का पेपर है तो आपको फैक्चुअल पोर्शन ज्यादा नजर आएगा। आई थिंक आज 50 क्वेश्चन में हमें 25 से 30 मिनट मैक्स लगने चाहिए एंड इतना फैक्चुअल है ये। सो आपको फैक्ट्स जो है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे आज के पेपर से। पार्ट 1 रहेगा, 50 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में नेक्स्ट पार्ट 2 करके 50 क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी होती रहे। एटलीस्ट जो बच्चे रोज इन क्लासेस को देख रहे हैं उनकी तो प्रैक्टिस हो ही जाए। ओके, इंपॉर्टेंट है ये यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि यूजीसी नेट वालों को ये होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इतने ही लिमिटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं नेट के, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आप सेट वगैरह से भी डिस्कस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो रादर देन मॉक टेस्ट। ओके, क्योंकि ये सेट में ऑफिशियली कहीं ना कहीं तो आए हुए हैं ना, तो आपको रिपीट देखने को मिलेंगी चीजें। अगर आपने 2019 से लेके आगे वाले सारे पेपर प्रैक्टिस किए हैं मेरे साथ, तो डेफिनेटली आपको जो है ये पेपर इजी लगेगा। सो अब आप कोशिश कीजिएगा कि आप आज एनालाइज करें कि कितने 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर इजी है, अब आपके कितने ठीक होते हैं वो देखिएगा। 50 के 50 तो फिर भी ठीक नहीं हो पाएंगे, मैं गारंटी ले रही हूँ इस चीज की, बट स्टिल कोशिश कीजिए और ऑनेस्टली एनालाइज करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो फ्री में इतना तो बनता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक फिलोसफी इज। सो एम ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा? अगर हम आइडियलिज्म या आइडियलिस्टिक फिलोसफी की बात करते हैं तो सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सेल्फ रियलाइजेशन और इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। तो मैंने आपको बताया था कई बार जो है चीजें जैसे सेल्फ एक्सप्रेशन रियलाइजेशन में कंफ्यूजन हो जाए कि अच्छा हम सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो कहाँ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आइडियलिज्म में भी हम मेजरली पहले सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे कि आप खुद को रियलाइज कर पाए कि आप हैं क्या। ठीक है, सो वो सेल्फ रियलाइजेशन रहेगा, खुद के बारे में जानना। Which philosophy gives more to humanistic studies rather than scientific subjects? So कौन जो है वो humanistic studies पे ज्यादा फोकस करेगी rather than scientific subjects? Idealistic philosophy, realistic, pragmatic या फिर existentialistic? So अपने बारे में ज्यादातर बात जो है वो मैं human existence उसके बारे में बात करती है existentialist, तो वो human studies पे ज्यादा फोकस, humanistic studies पे। तो बाकी क्योंकि realistic में भी हम scientific की बात करते हैं, आइडियलिज्म वाले भी साइंस को नकार नहीं रहे हैं बिल्कुल ही कि हम बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहे हैं, और प्रैग्मेटिज्म में भी एक्शन ओरिएंटेड चीजें हैं। जैनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फेसाइज करता है दैट गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन। तो ऑन द बेसिस ऑफ जैनिज्म फिलोसफी अब आप बताइए कि रियल नॉलेज पे फोकस है, राइट कैरेक्टर पे फोकस है, राइट बिहेवियर पे फोकस है, या रियल कैरेक्टर पे फोकस है। तो जब आप जैनिज्म फिलोसफी की बात करते हैं तो आपके रियल कैरेक्टर को उभारने पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो मेजर गोल क्या होगा एजुकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ जैनिज्म? तो वो रियल कैरेक्टर बनाना होगा कि आपका रियल लाइफ में बेटर कैरेक्टर निकल के आए, वो एजुकेशन का काम होना चाहिए। एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। तो कौन सी एजुकेशन जो कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, उसमें कोई फिक्स पीरियड भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है, इट्स लाइक आप चलते फिरते भी सीख ही रहे हो किसी न किसी से कुछ, या ट्रेवल कर रहे हो या बात कर रहे हो नॉर्मली भी, तो आप हर सेकंड कुछ सीख रहे हो। सो वो क्या होगी? वो इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो देखो नॉन फॉर्मल का तो हमें पता ही है स्कूल लेवल पे होती है या कॉलेज लेवल पे, यार एक पर्टिकुलर उसमें फिक्स टाइम होगा, स्पेसिफिक पर्पस होगा, जगह भी सही होगी, वहीं जाना है। ओके, जब नॉन फॉर्मल की बात आती है तो हम एग्जैक्टली उसके अंदर पर्पस स्पेसिफिक होगा, फिक्स पीरियड भी होगा कि हाँ 1 साल में आपको ये कोर्स करना है। हाँ, प्लेस उसके अंदर थोड़ा सा डिसाइडेड नहीं होता है, आप जो है ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो नॉन फॉर्मल में आ जाएगी। बट इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप चलते फिरते सीख रहे हो, दैट इज क्या जाएगी, जो स्पेसिफिक पर्पस भी नहीं है, पीरियड भी फिक्स नहीं है और प्लेस भी फिक्स नहीं है। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा जी? थर्ड आ जाएगा। ठीक है, सी, इनफॉर्मल एजुकेशन।
Which branch of philosophy examine issues pertaining to nature of reality? तो रियलिटी की बात मेटाफिजिक्स करता है। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ ओंटोलॉजी, एस्थेटिक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी मेंशन है। सो ओंटोलॉजी जो है हम उसके साथ जाएंगे क्योंकि ये भी मेटाफिजिक्स का ही एक पार्ट है। ओके, तो ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो डील करती है रियलिटी के साथ, दैट इज मेटाफिजिक्स। उसमें पर्टिकुलर सब टाइप्स हो जाएंगे। एपिस्टेमोलॉजी प्रोसेस ऑफ नॉलेज के साथ या स्टडी ऑफ नॉलेज बोल देते हैं। एक्सियोलॉजी में हम एथिक्स की बात करते हैं। एक्सियोलॉजी का ही एक पार्ट जो है वो एस्थेटिक्स रहेगा जहां पे हम ब्यूटी की बात करते हैं। ठीक है। Which philosophy of education considers psychology as an incomplete study of and an inadequate basis of educational theory? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, गुजरात वाले ही क्वेश्चंस में आ चुका है। आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आंसर आपका रहेगा आइडियलिज्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रिपीट, कुछ एक क्वेश्चन रिपीट दिखेंगे। रिपीट इन द सेंस ये 2018 में आए हैं तो बाद में रिपीट हुए हैं। ओके, बट हम पहले वो क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं तो इसलिए आपको ये रिपीट लग सकते हैं। Okay, seventh. The most important thing for a teacher according to realism in education, ये क्वेश्चन भी रिपीट है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपसे पूछी है जब आप रियलिज्म की बात करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट, नेचर ऑफ द चाइल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट। तो वो जो आप पढ़ा रहे हो रियलिज्म में वो उसकी वैल्यू या सिग्निफिकेंस क्या है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी टीचर के लिए कि उसकी जो आपने पढ़ाया है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना सिग्निफिकेंट है बच्चों की लाइफ में। ओके, विवेकानंद की फिलोसफी ऑफ लाइफ वाज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव हुई? ऑप्शन से ही आपको समझ आ जाएगा। प्लेटो का आइडियलिज्म, सांख्य फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी या वेदांत फिलोसफी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? वेदांत फिलोसफी। वहां से उनकी फिलोसफी जो है वो डिराइव की जा सकती है। गांधी जी इस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेस करती है किस पे? एज अ मेन, एज एन एम ऑफ एजुकेशन। तो सोशल एम पे फोकस करती है गांधी की फिलोसफी, इंडिविजुअल एम पे, कल्चरल एम पे या सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एम पे। तो हमने बोला था ना कि एजुकेशन, गांधी जी तो बोलते हैं कि बॉडी सोल स्पिरिट, वो होता है ना माइंड एंड बॉडी वाली सिचुएशन की सब कुछ बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालना है स्टूडेंट का। तो इंडिविजुअल का सिंथेसिस आप कर रहे हो और सोशल एम्स पे भी फोकस कर रहे हो। तो ये दोनों रहेंगे, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा जी। अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डिस्टिंग्विश। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग एम रहता है कि आप सही और गलत, सच और झूठ के बीच में जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएं। तो आपको अगर एजुकेशन जो है, एजुकेशन की वजह से आप ये सीख पाते हैं कि ये ट्रुथ है, ये अनट्रुथ है या ये फॉल्स है, तो वो चीज जो है वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोलता है। आंसर आपका डी रहेगा, ट्रुथ एंड अनट्रुथ। क्योंकि सेंस, नॉन सेंस, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, रियल एंड वर्चुअल, ट्रूथ एंड अनट्रूथ। सो ट्रूथ एंड अनट्रूथ है जब आप सच और झूठ में फर्क पता कर पाए एजुकेशन की वजह से, दैट इज द मीनिंग। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी तो क्या ही होगा। आपको ऑप्शंस भी नहीं देखने चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? WH किलपैट्रिक ने, विलियम किलपैट्रिक जिनको हम बोल देते हैं। तो किलपैट्रिक ने दिया एंड ये अपना प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। Which branch of philosophy deals with knowledge, its structure, method and validity? तो नॉलेज से कौन सी ब्रांच डील करती है? अभी अभी मैंने बताया था कि मेटाफिजिक्स रियलिटी से डील करती है। देन आपकी एक्सियोलॉजी जो है वो वैल्यूज से, एथिक्स से डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी आपकी नॉलेज से डील करती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। लिबरेशन इन बुद्धिस्ट फिलोसफी इज नोन एज, इजीएस्ट क्वेश्चन, निर्वाणा बोलते हैं जी जब बुद्धिस्ट फिलोसफी में लिबरेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये किस में बोलते हैं? मोक्ष, सदगति, सदगति या फिर मृत्यु। ठीक है, तो ये किसमें जो है हम इनको, जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी में लिबरेशन को निर्वाणा बोलते हैं, तो कौन सी फिलोसफी में इनको बोलते हैं ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। कास्ट सिस्टम शोड साइंस ऑफ लूजनिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ। तो कास्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा लूज होना शुरू होता है या साइंस नजर आते हैं आपको किसके इम्पैक्ट के अंडर? राजा राम मोहन राय, देन आपका जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो आंसर क्या रहेगा जी? महात्मा गांधी। सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। ओके,
नॉन मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रिचुअल्स, टेलीविजन। अगर आपको नहीं भी पता मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो भी आपको ये दिखना चाहिए कि टेलीफोन, प्रिंटिंग प्रेस और टेलीविजन सेम से हैं, यानी इनमें से रेयर चांस आने का, बचा क्या रिचुअल। तो ये नॉन मटेरियल कल्चर है, बाकी सारी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो वो मटीरियल कल्चर में चली जाएंगी। Who is considered as father of sociology? Easy question again. Auguste Comte, Herbert Spencer, Durkheim या वेबर? तो ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है। अच्छा, स्पेंसर किससे रिलेटेड है? उन्होंने कौन सी थियरी या क्या चीज दी है वो बताइएगा, एंड या कौन सी फिलोसफी से रिलेटेड है वो देख लीजिए, वो बता दीजिएगा। डर्कहिम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, वेबर ब्यूरोक्रेटिक थियरी की बात करते हैं, सो हर्बर्ट स्पेंसर का आप मुझे बता देना। मेन पर्पज ऑफ नवोदय विद्यालय इज टू गिव एजुकेशन। तो एनवीएस स्कूल्स जो हैं वो क्यों ओपन किए गए थे? रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, अर्बन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, अर्बन गर्ल्स स्टूडेंट ओनली या रूरल गर्ल्स स्टूडेंट ओनली? जो गर्ल स्टूडेंट की बात आती है तो हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करते हैं। ओके, तो ये रूरल और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए एनवीएस स्कूल्स जो है वो ओपन किए गए थे। मेन पर्पज रूरल लेवल पे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे लेके आना था। Which of the following is not a characteristic of modernization? तो modernization की characteristic नहीं है। Mobilization, religious faith, empathy, social differentiation। तो देखो ये आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है क्योंकि इसका आंसर एम्पैथी रहेगा। रिलीजियस फेथ के साथ शायद आप जाएं, आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। कहां से कहां? ट्रेडिशनल रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी से सेक्युलर अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, वो हमारा अर्बनाइजेशन है। ठीक है, सो सेक्युलैरिटी कहीं ना कहीं या ट्रेडिशनल से सेक्युलर आप जा रहे हो तो रिलीजियस फेथ इंक्लूडेड है। ओके, ऑब्वियसली हम रिलीजियस फेथ में भी सेक्युलैरिटी की बात करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिलीजियस फेथ की हम बात कर रहे हैं तो हम ट्रेडिशनल की ही बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि आप एक ही रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या क्या चक्कर है। सो रिलीजियस फेथ जो है वो सेक्युलर नजर आएगा जब आपके जो है मॉडर्नाइजेशन होगा। सो एम्पैथी कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है जी यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर? तो कल्चर लर्नड है, बिल्कुल आप सीखते हैं, जन्म से तो नहीं सीख के आते ना, सीखते हो, शेयर करते हो, ग्रेटिफाई करते हो, बट ये एक्सटर्नल नहीं है, कल्चर इंटरनल है। स्पेसिफिकली कल्चर मेजरली आप घर से सीखते हो। ओके, When there is conflict in mind of an individual, he may have to change his। जब आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी आपको क्या चेंज करना पड़ सकता है? क्लास सिस्टम, पूरा का पूरा वैल्यू सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम या कल्चरल सिस्टम? देखो कल्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, जो चीजें चली आ रही हैं वो चल रही हैं। ठीक है, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो आपको पूरा वैल्यू सिस्टम चेंज करना पड़ सकता है। ही मे हैव टू चेंज हिज वैल्यू सिस्टम, होल वैल्यू सिस्टम। ओके, कॉन्फ्लिक्ट थियरी का दूसरा नाम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट थियरी इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनलिस्ट थियरी, थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, बिहेवियरिस्टिक थियरी या थियरी ऑफ कैपिटलिस्ट। तो अगर आपको ना भी पता हो, इतना तो पता है ना, फंक्शनलिस्ट थियरी को तो नहीं बोलते, अलग हैं दोनों चीजें। बिहेवियरिस्टिक थियरीज भी अलग हैं, कैपिटलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट दो अलग चीजें हो गई। तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म ही एक आंसर बचता है। ओके, तो नहीं भी पता हो तो अब पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट थियरी का दूसरा नाम थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म भी है। Participating actively in the activities of a social group is known as। तो जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सोशल ग्रुप की एक्टिविटीज में तो ये सोशल इक्वालिटी है, मोबिलिटी है, सोशल चेंज है या सोशलाइजेशन है। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, सोशलाइजेशन विल बी द आंसर। ओके, Which article under constitutional provisions of education in India talks about the provision of education for women? तो women की education की specifically बात कौन करता है? आर्टिकल 351, 15 का 3, 46 एंड आर्टिकल 30। 30 तो minorities से related है, 46 जो है वो SC ST education से कहीं ना कहीं related था, हाँ जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, हाँ ओके, और 351 आप बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज या किसी चीज से तो रिलेटेड था, हमने पढ़ा था। बचा क्या? आर्टिकल 15 का 3। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का 3 सब क्लोज जो है वो बात करता है वुमेन एजुकेशन के प्रोविजन की, कि हाँ एक्सेप्शन की तरह शो करता है यहाँ पे कि स्टेट जो है वुमेन एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस जो है वो क्रिएट कर सकता है।
हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, बहुत नया क्वेश्चन लगा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा इस एस्पेक्ट से। सो आप देखिए एक बार, ये जो प्रोवर्ब है ये सजेस्ट करती है टू प्रायोरिटाइज द एजुकेशन ऑफ, यानी कि जो हाथ झूला झुलाने के काम आ रहे हैं वो वर्ल्ड को भी रूल कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो जो द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, तो क्रेडल के से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड मेजरली किसको रिलेट करेंगे आप, मदर को रिलेट करेंगे। तो ये वुमेन एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहा है जी, है ना। तो मुझे नई चीज लगी, आई डोंट नो आपने पहले ये प्रोवर्ब सुन रखी थी या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इंप्लीमेंटेड कौन सी स्कीम इन द ईयर 2013-14 टू एनकरेज गर्ल्स एजुकेशन। सो गुणोत्सव या फिर सरस्वती साधना योजना, देन आपका विद्यादीप आएगा, ये विद्यादीप योजना या स्कूल एनरोलमेंट ड्राइव। तो गर्ल एजुकेशन की बात हो रही है, तो सरस्वती जी का नाम ध्यान रखिए, सरस्वती साधना योजना। Who has given the theory of social learning? अगेन इजी क्वेश्चन बताया था, टू द पॉइंट है। तो सोशल लर्निंग की थियरी जो है बंडूरा ने दी है, एल्बर्ट बंडूरा। बट आपका काम ये है कि आप थॉर्नडाइक की थियरी का नाम याद रख लें कि अच्छा ये लर्निंग की थियरी है, तो थॉर्नडाइक ने अपनी किसकी थियरी, किसकी बात की है, ट्रायल एंड एरर मेथड की। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर की बात की है। देन वॉटसन जो है वो उनकी मेजरली वो ये बात बोलते हैं कि अगर मुझे कोई भी बच्चा ला के दे दो, कोई इन्फेंट दे दो, आप जो बोलोगे मैं उसको बना दूंगा, यानी ये बिहेवियर पे फोकस करते हैं, बिहेवियरिस्ट हैं ये, ओके। ये लो अगला क्वेश्चन ही यही आ गया, गिव मी द बेबी एंड आई मेक इट एज यू डिजायर। तो आप मुझे बेबी दो, आई मेक इट, जो आप बोलोगे मैं वही बना दूंगा। वॉज द डिक्शन प्रोनाउंस बाय, तो ये किसने बोली थी जी, ये वॉटसन ने बोली थी। लेकिन यहाँ पे बाकी ऑप्शंस अलग हैं, तो यहाँ पे आप इनकी थियरीज याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट और वो सारी चीजें, पनिशमेंट वगैरह, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, ये कॉन्टिग्यूटी थियरी। कॉन्टिग्यूटी थियरी जो है उसका एसेंस क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेन मतलब क्या है कॉन्टिग्यूटी थियरी का। थॉर्नडाइक की थियरी इज ऑल्सो नोन एज, तो कनेक्शनिज्म, एसोसिएशनिज्म, कोग्निटिविज्म या सोशलिज्म। कनेक्शनिज्म आंसर रहेगा, इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन। विपुल फेल्स इन एग्जामिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स हिज फेलियर टू द फ्रेमिंग ऑफ फॉल्टी क्वेश्चन पेपर, यानी विपुल एग्जाम में फेल हो गया और अब वो बोल रहा है कि पेपर ही खराब था। तो वही नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली चीज। विच डिफेंस मैकेनिज्म ही यूज, तो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, रैशनलाइज कर रहा है। तो ये अपनी तरफ से तो रैशनलाइजेशन की कोशिश कर रहा है जी, लॉजिक देने की कोशिश कर रहा है कि पेपर में ही गड़बड़ थी, वही फॉल्टी था, ओके। तो रैशनलाइजेशन का मैकेनिज्म हो गया। प्रोजेक्शन होता है जब आप सामने वाले इंसान में वो चीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो जो आपने की है। इट्स लाइक चीटिंग आप कर रहे हो, बट आप सामने वाले को बोल रहे हो कि यार वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है या कर रही है, ओके। कंपनसेशन में आप एक फील्ड में जब बेटर नहीं कर पाते तो आप कंपनसेट करने के लिए दूसरी जगह पे बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। कि मान लो आपको डॉक्टर बनना था बट आपका नीट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप कंपनसेट करने के लिए किसी और फील्ड में या एजुकेशन फील्ड में जब जाते हो तो आप ओवर अचीव करने की कोशिश करते हो। आइडेंटिफिकेशन, जब आप किसी और के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, जब आपको सिचुएशंस सेम नजर आती हैं या एक आइडियलाइजेशन वाली स्टेज नजर आती है कि सामने वाले इंसान को देख के आप अपने आप की झलक उसमें देखते हो। In the view of Piaget, the stage of development from 7 to 12 years age is called, तो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। सो फॉर्मल 12 ईयर्स के बाद की फॉर्मल रहेगी, 7 से 12 वाली जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगी, 3-4 के अराउंड, 3 के अराउंड आप नहीं 1 या 2, हाँ तो 2 से 4 वाली या 2 से 6 वाली आपकी प्री ऑपरेशनल हो जाएगी। यही सीक्वेंस है, तो 1, 2, 3 और 4, यही सीक्वेंस में आप एज जो है वो आपको थोड़ा बहुत 1-2 साल ऊपर नीचे मिल सकती है। When learning in one situation hinders the learning in another situation, तो जब एक चीज सीखी हुई आपकी दूसरी सिचुएशन में जाके आपको गड़बड़ कर रही है, हिंडर कर रही है, तो हिंड्रेंस है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ कि एक जगह पे आपने कोई चीज सीखी थी, अब वो नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रही है दूसरी जगह पे। मेजरली हम कार ड्राइव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो आपने लेफ्ट हैंड ड्राइव करना सीखा है और अब जो है आपको कहीं बाहर जाके राइट हैंड ड्राइव करना पड़ रहा है, तो वो सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव ट्रांसफर वाली हो जाएगी।
ओके, विच इज द हाइएस्ट नीड इन द हायरार्किकल सिस्टम प्रपोज्ड बाय मैस्लो। तो मैस्लो की नीड की जो हायरार्की है वो आपको पता होनी चाहिए कि पहले आप फिजियोलॉजिकल नीड्स पे फोकस करते हो सबसे पहले, देन इसमें से आप देखोगे तो सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी के बाद जो है आप बिलोंगिंगनेस वाली या लव वाली नीड्स, उसके बाद सेल्फ एस्टीम वाली, एंड देन लास्ट में जाके आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हो। तो हाईएस्ट नीड कौन सी हो जाएगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। लोवेस्ट कौन सी हो जाएगी? फिजियोलॉजिकल। और बाकी आपको हायरार्की बताओ। इनमें से कौन सा इज नॉट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? तो एडजस्टमेंट या डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। अग्रेशन, कंपनसेशन, प्रोजेक्शन या डिप्रेशन। तो अग्रेशन की आप बात करेंगे तो गुस्सा, इट्स लाइक डिस्प्लेसमेंट में यूज हो गया है कहीं भी, तो एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की तरह यूज होता है। कंपनसेशन अभी अभी पढ़ा था, डिफेंस मैकेनिज्म है। प्रोजेक्शन भी पढ़ा था, डिप्रेशन नहीं है जी। ठीक है, तो डिप्रेशन एक स्टेट है जहां पे आप मेंटली ठीक नहीं फील करते हो, तो वो डिप्रेशन है, वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में नहीं आएगा। 16 पीएफ इन्वेंट्री इज टू मेजर। तो 16 पीएफ इन्वेंट्री किस क्या चीज मेजर करने के लिए? ये तो इजी क्वेश्चन है, नाम भी याद होना चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। 16 पीएफ मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, तो आंसर पर्सनैलिटी हो जाएगा। और ये कैटल ने दिए हैं, रेमंड कैटल ने। ओके, वी डोंट हैव टू बी रेनफोर्स्ड इन ऑर्डर टू लर्न। तो हमें रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है कोई चीज सीखने के लिए, यानी कि आप अंदर से ही जो है रेडी रहते हो सीखने के लिए। तो ये कौन सी थियरी जो है लर्निंग की थियरी इस चीज से रिलेट करती है? तो गैने, हल, टॉलमैन या थॉर्नडाइक। तो देखो, टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग की बात की, यानी लर्निंग आपके अंदर ऑलरेडी है, जब सिचुएशन आएगी तो आपको पता होंगी वो चीजें। ठीक है, तो टॉलमैन बोलते हैं कि हमें रिन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं है कोई भी चीज सीखने के लिए। इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन। सो मेंटली हेल्दी पर्सन में सेल्फ एस्टीम देखने को मिलेगी, सेल्फ परसेप्शन होगा, वर्ल्ड के लिए परसेप्शन होगा, माल एडजस्टमेंट। तो अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप एडजस्टेड होंगे, माल एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो माल एडजस्टमेंट जो है वो मेंटली क्या किसी भी तरीके के हेल्दी पर्सन की जब हम बात करते हैं तो माल एडजस्टमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। ओके, Dash is a process in which the individual generates an original, unusual and productive solution to a problem. तो कौन सी चीज में, कौन सी थिंकिंग में एक ओरिजिनल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है? ओरिजिनल से ही आपको क्रिएटिविटी तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग जो प्रोसेस है उसमें इंडिविजुअल एक ओरिजिनल नोवेल आइडिया, अनयूजुअल यानी आउट ऑफ द बॉक्स, और प्रोडक्टिव सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्रिएटिव के अंदर आप क्रिटिकली सोच रहे हो, एनालिटिकली सोच रहे हो, या एक पर्सपेक्टिव के साथ सोच रहे हो, वो चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ऐसा मेंशन तो नहीं है कि नहीं हो सकती है, बट ये चीजें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्रिएटिव आइडिया की, तो क्रिएटिव थिंकिंग के प्रोसेस की बात हो रही है। An investigator wants to study the aspirations of visually impaired children in a wide geographical area. तो उसको कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए? तो जब आपको पता है क्लियरली कि एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में आप विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन की एस्पिरेशन स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप पर्पजफुली सिर्फ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को ही इंक्लूड करोगे, राइट? सो पर्पजिव सैम्पलिंग आप यूज करोगे, एक पर्पज के साथ आप जा रहे हो। ओके, अच्छा, पर्पजिव सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये बताइएगा। If the researcher is interested in studying the interactive pattern of effective teaching, he may use। तो अगर रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड है एक इंटरैक्टिव पैटर्न स्टडी करने के लिए, तो वो किस तरीके की जो है कौन सा तरीका या कौन सा डिजाइन यूज करेगा। ठीक है, तो देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट होक डिजाइन, या कोरिलेशन डिजाइन, या क्राइटेरिया ग्रुप डिजाइन। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्राइटेरिया ग्रुप डिजाइन यूज करते हो जब आपको एक ही मेजर पे कंपेयर करना है। तो जो पैटर्न स्टडी करना चाह रहे हो या कंपैरिजन करना चाह रहे हो, सो क्राइटेरिया ग्रुप डिजाइन आपका आंसर हो जाएगा। द मेथड विच परमिट्स द एक्सपेरिमेंटर टू एलिमिनेट इनिशियल डिफरेंस, ये नई चीज आपको सीखने को मिल सकती है यहां से, कि जब इनिशियल डिफरेंस जो है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में, जो आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप आपने बनाए हैं, तो आप इनिशियल डिफरेंस एलिमिनेट करना चाह रहे हो, यानी इनिशियली आप उनको बराबरी पे लाना चाह रहे हो बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर दिया, इस वजह से एनकोवा इसका आंसर हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, तो एनकोवा आंसर रहेगा
एनकोवा में भी हम मैच करने के लिए हो सकता है ग्रुप मैचिंग कर रहे हो, बट ये स्टैटिस्टिकल लेवल पे हो रही है, मैथमेटिकली आप उनको बराबर लेके आ रहे हो, ठीक है। ग्रुप मैचिंग भी एक तरीका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक ग्रुप मैचिंग होता है, एक रैंडमाइजेशन होता है, बट इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड पूछ लिया तो हम एनकोवा के साथ जाएंगे। अगर यही चीज बाद में, यानी हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है या ट्रीट कर दिया है, एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, उसके बाद अगर हमें बराबर लेके आना है तो फिर हम किसकी बात करेंगे, अनोवा की बात करेंगे। ओके, द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर स्टडीज द वेरिएबल्स इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी पीछे जाके, इन सर्च ऑफ पॉसिबल इफेक्ट, की जो इफेक्ट आया है वो किस वजह से आया है। तो जब आप पीछे जाते हो रेट्रोस्पेक्ट में जाके रीजन ढूंढने की कोशिश करते हो, दैट विल बी एक्स फैक्टो, ठीक है, पहले पीछे एक्स पीछे जाके। The number of variables in experimental research after the treatment is given can be done। अच्छा हाँ, ये वही है, इक्वल आप बराबर लेके आ रहे हो, जो डिफरेंस है या वेरिएबल्स है उनको इक्वलाइज कर रहे हो, तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया होगा मेरे से। सो उन वेरिएबल्स को जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ट्रीट कर चुके हो, सो उन वेरिएबल को इक्वलाइज करने के लिए आप जो है कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, तो ये वन वे अनोवा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले एनालाइज करना चाह रहे हो बिफोर द ट्रीटमेंट, तो आप एनकोवा के साथ जा सकते हो। अदरवाइज एक्सपेरिमेंटेशन में हम रैंडमाइजेशन और मैचिंग वाला तो ऑप्शन रखते ही हैं। A questionnaire that is administered face to face by researcher is known as। तो एक क्वेश्चनियर जब फेस टू फेस दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो इंटरव्यू होगा, चेकलिस्ट होगी, रिकॉर्ड शीट होगी, ऑब्जर्वेशन होगा, तो वो इंटरव्यू होगा जी। क्वेश्चनियर तो आपने प्रिपेयर किया है, इंटरव्यू में भी कई बार स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दो टाइप की चीजें हो जाती हैं, तो यूजुअली स्ट्रक्चर्ड में हम एक प्रॉपर क्वेश्चनियर बना के बैठते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू शेड्यूल, Which of the following type of studies result in finding which could not be generalized? ठीक है, तो कौन सी स्टडीज को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, एक्शन रिसर्च की स्टडीज को, क्योंकि लोकल लेवल पे होती है, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रेलिवेंट टू क्वालिटेटिव स्टडी? तो क्वालिटेटिव में कंपैरिजन, प्रेडिक्शन, कोरिलेशन, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करना क्वालिटेटिव में होगा, क्वांटिटेटिव में आप बाकी चीजें करोगे। तो आंसर डी। Which sampling technique will be most appropriate to draw a representative sample from heterogeneous population? Heterogeneous population में अलग अलग तरीके की population आपकी है, अब वहां से आपको एक representative sample draw करना है, तो आप stratified random sampling के साथ जाएंगे, यानी random भी हो गई, probability sampling भी हो गई, और एक layering भी आपने create कर दी। It's like वहां पे जो है वो different religion के लोग अगर रहते हैं, आप जिस एरिया में स्टडी कर रहे हो, तो आपने ऑलरेडी जो है वो कैटेगराइज कर दिया कि मुझे हिंदू से डाटा कलेक्ट करना है या मुस्लिम से भी करना है, तो ये चीजें आपने ऑलरेडी कैटेगराइज कर दी कि ये बुद्धिस्ट हैं, ये क्रिश्चियन है, तो ये आपने जो ऑलरेडी लेयरिंग कर दी है उसके अंदर फिर आप रैंडमली डाटा कलेक्ट करोगे, सो दैट विल बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। Which of the following is not an approach of analysis of qualitative data? तो जब आप क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करते हो तो कौन सा अप्रोच यूज नहीं करते हैं यूजुअली? लॉजिकल एनालिसिस, क्राइटेरिया एनालिसिस, कंटेंट और इंडक्टिव, ठीक है। सो यूजुअली हम क्राइटेरिया एनालिसिस यहाँ यूज नहीं करते हैं। मेजरली जब हम क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की बात करते हैं तो हम कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव, डिस्कोर्स, ग्राउंडेड थ्योरी, थीमेटिक एनालिसिस, सो वो क्वालिटी वाली चीजों पे फोकस है। क्राइटेरिया एनालिसिस, देखो वैसे तो आप क्राइटेरिया एनालिसिस की बात करोगे तो कर सकते हो, ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा हुआ कि आप क्राइटेरिया एनालिसिस नहीं कर सकते हो। आप क्वालिटेटिव डाटा में भी क्राइटेरिया सेट करके एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, बट मेजरली यूज नहीं करते हैं हम, क्वांटिटेटिव में ज्यादा यूज करते हैं इसको। Which of the following is not a common element of research proposal and a research report? तो जो आप रिसर्च प्रपोज कर रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हाइपोथेसिस होंगी, इम्प्लीकेशंस, ये रेफरेंसेस आएगा जी, रेफरेंसेस टू प्रीवियस रिसर्च एंड सोर्सेज ऑफ डाटा। तो आप रेफरेंसेस दोगे, डाटा का सोर्स भी दे दोगे, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस भी दोगे, बट इम्प्लीकेशंस फॉर फर्दर रिसर्च नहीं होंगी क्योंकि अभी आपने वो रिसर्च की नहीं है, ठीक है। तो वो एक तरीके से रिसर्च को प्रपोज किया गया है, सो इम्प्लीकेशंस फॉर फर्दर रिसर्च जो है वो आपको कॉमन एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। यानी रिसर्च प्रपोजल में और रिसर्च रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट यानी आप रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट दे रहे हो, यहाँ पे आपको इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा नहीं होगा, यानी दोनों में ऑब्जेक्टिव होंगे, हाइपोथेसिस होंगी, प्रीवियस रिसर्च का रेफरेंस होगा, डाटा का सोर्स होगा, बट इम्प्लीकेशन आपको रिसर्च रिपोर्ट में देखने को मिल सकती है, रिसर्च प्रपोजल में देखने को नहीं मिलेगी।
The difference between a statistical average based on entire population and one based on sample. तो statistical average में जब आप difference calculate करने की कोशिश कर रहे हो तो वो difference अगर zero आता है that means आपने जो sample लिया था वो बिल्कुल बढ़िया random sample, वो आपका representative sample है और वो पूरी population को represent कर रहा है. But जब वो difference आ जाता है या आप difference calculate करते हो that will be sampling error. ठीक है कि वो error की वजह से आ रहा है. When the findings of an experimental research are generalized to target population, तो research possesses, तो उसमें internal validity है, concurrent validity, external या predictive validity. तो majorly मैंने आपको internal external तो बताया था कि internal में हम genuine, हम वो authenticity या validity check करते हैं जिसके अंदर आप डाटा के अंदर की बात कर रहे हो. ठीक है कि आपने जो प्रोसेस है या जो वो प्रोसेस ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो वो आप वैलिडिटी देख रहे हो, इंटरनल वैलिडिटी. बट जब आप जनरलाइज करते हो उसको, दैट विल बी एक्सटर्नल वैलिडिटी. जितनी ज्यादा बेटर एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी उतना ही ज्यादा बेटर जो है आप जनरलाइज कर पाओगे टारगेट पॉपुलेशन के लिए. ठीक है जी. तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएंगे जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग. मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक मिले 50 में से. आई एम श्योर 50 में से 50 ठीक नहीं मिले होंगे अभी भी. कंपैरेटिवली ईजी आपको लग सकता है कुछ एक क्वेश्चन देख के, बट बीच बीच में कुछ नए क्वेश्चन जो है वो एड ऑन किए गए हैं. Okay, so thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.